बड़ी खबर सुबह सुबह की बता दें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में एनकाउंटर लगातार जारी है और अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन है जो कि जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, खबर जो आई है वो ये कि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, यानी अभी एक और उस पूरे इलाके में हो सकता है। किस तरह का ये इलाका है, कहां तक पहुंचा ऑपरेशन? नवजोत, हरदशिवा ये छोटा सा गांव है सोपोर के पास, जहां पर ये मुठभेड़ सुबह शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को बीती रात खबर मिली थी कि हरदशिवा गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। उसके बाद वहां पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से तलाशी अभियान शुरू हुआ था। सुबह जब पहली रोशनी हुई, जब उस जगह पर सुरक्षा बल के जवान और सेना पहुंची जहां पर ये मिलिटेंट छुपे थे, वहां पर गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। फिलहाल अभी कोई गोलीबारी वहां पर नहीं हुई है, गोलीबारी रुकी हुई है। माना जा रहा है शायद 2 ही ये मिलिटेंट जो है इस घर में छुपे थे, लेकिन 3 की खबर सुरक्षा बलों के पास थी। अभी भी एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान जो है शुरू है आसपास के इलाकों में। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इनकी मारे गए मिलिटेंट स्थानीय है, किसी किस्म का तनाव या वहां पर लोग इकट्ठे न हो, इसलिए जो है मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और लगातार पिछले 1 हफ्ते के दौरान ये तीसरी मुठभेड़ है, लेकिन ये दक्षिणी कश्मीर में है। नजरा बना रखिए अशरफ, हम लौटेंगे आपके पास। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि अभी भी तलाशी अभियान वहां पर जारी है। अशरफ जानकारी दे रहे थे। चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, अब वो नई साजिश रचने में मशगूल हो गया है। खबर यह है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी फौज दोनों जगहों पर अपनी हरकतें बढ़ा रही है। चीन धोखेबाज है। चीन बहुत बड़ा झूठा है। झूठ की कमाता है, झूठ की खाता है। तभी तो वो वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। उस झूठे मक्कार चीन की नई चालबाजी सामने आई है। लगता है कि वो गलवान से अलग दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में नया मोर्चा खोल सकता है। आपको चीन की चाल से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। वो एक एक तस्वीर जो उसकी बदमाशियों के नए सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक जून में दौलत बेग ओल्डी में हलचल बढ़ी है। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं कि चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखे। यहां पर नए शिविरों और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन की कोशिश है कि डीबीओ इलाके में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच हो रही है। काराकोरम पास के करीब चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है। वो नाटक कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। गैलवन नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां लाके ये क्रिमिनल एक्ट है। गलवान में 15 जून को हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है? ये इतिहास की वो तारीख है जो चीन की कायरता का जीता जागता सबूत है। मातृभूमि की रक्षा करते करते 20 जवान शहीद हो गए थे। उस विवाद को सुलझाने के लिए 22 जून को कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन शराफत का चोला ओढ़े चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने ठीक उसी जगह ये किया है
जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की ये पोस्ट निगाह में आई थी, भारत भूमि में करीब 20 मीटर भीतर। गौर कीजिएगा। अब 16 जून की तस्वीर देखिए, उसके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने LAC को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात हैं। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती है, जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक काम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान LAC पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे। अभी भी मूवमेंट उनका जो है वो खत्म नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जो टॉक्स जो हम कह रहे हैं, वो उस टॉक्स के बहाने चाइना जो है टॉक्स के बहाने वक्त ले रहा है अपनी इंट्रूजन और बढ़ाने के लिए। पेंगोंगसो लेक की 5 फिंगर्स, आपका डेपसांग, आपका दौलत बेग ओल्डी जो एक आपका सबसे स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है वहाँ पे, उसके ऊपर भी अब मूवमेंट्स उनकी शुरू हो। चीन चाहे जितनी गुस्ताखी कर ले, उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। वो भूल जाए कि दोबारा वो गलवान जैसा दुस्साहस कर सकेगा। शिव अरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली आज तक। और इसीलिए चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है। सीमा पर तनाव कम करने की तमाम कोशिशों के बीच गलवान में हुई हिंसा ने चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से को भी भड़का दिया है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई जा रही है। बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने की कोशिशों के बीच चीन की नापाक हरकतें और गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसा से पूरा देश उबलने लगा है। चीनी सामान के बहिष्कार की अपील हो रही है तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चंदौली में रिटायर्ड सैनिकों ने चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। पूर्व सैनिकों ने चीन को चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, वरना जरूरत पड़ी तो सेना के साथ मिलकर चीन के खिलाफ हथियार उठाने से परहेज नहीं होगा। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने मिलकर के चाइना के विस्तारवादी नीति, विश्वासघाती नीति जो उनकी, उनके खिलाफ हम लोगों ने चाइना के राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रीय ध्वज का हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है और एक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया कि चाइना अपनी आदतों से सुधर जाए। ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है और 1920 का 2020 का हिंदुस्तान है। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सहर्ष देश की सेवा के लिए अभी भी तत्पर हैं और तैयार हैं। हर हालत में जाएंगे आप लोग बॉर्डर पे, बिल्कुल कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। करो बहिष्कार करो, बहिष्कार। सीमा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को धूल चटाने की तैयारी हो रही है। भोपाल में कारोबारी संगठन जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और व्यापारियों से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। सड़क पर बैनर पोस्टर के साथ निकले प्रदर्शनकारियों ने दुकानों पर स्टिकर चिपकाकर ग्राहकों से अपील की है
कि वे चीन को सबक सिखाएं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चीन को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। कर्नाटक के शिवमोगा में चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को फांसी देकर अपने गुस्से का इजहार किया। गलवान में चीन की कायराना हरकत पर गुस्सा भड़का और लोगों ने चीन का सामान तोड़कर आग के हवाले कर दिया। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में गलवान में शहीद हुए सैनिकों की तस्वीरें नजर आईं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पंकज श्रीवास्तव, उदय गुप्ता और रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। एक तरफ चीन बातचीत का झांसा दे रहा है तो दूसरी ओर वो झूठ बोल बोलकर अपनी कारस्तानियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं चीन कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। चीन झूठ ना बोले तो उसकी तरकश के सारे दांव पेच खत्म हो जाएं। वो बेबस हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। उसने झूठ का बाजार सजा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में फजीहत से बचने के लिए वो एक झूठ बोलता है, फिर उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाता है। आपको दिखाते हैं कि भारत के साथ जारी ताजा विवाद में चीन कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। चीन का पहला और सबसे बड़ा झूठ पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन ने कैसे लद्दाख मसले को तूल दिया। कई बार सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो चुका है कि चीन जानबूझकर LAC पर अशांति की साजिश रच रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो अड़ियल बना हुआ है। जिद्दी चीन कसम खा चुका है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। गलवान मामले में चीनी हरकत उसे बेनकाब कर चुकी है, फिर भी वो भारत पर ही आरोप मढ़ने में मशगूल है। चीन का रक्षा मंत्रालय फिर कह रहा है कि 15 जून को भारतीय जवानों ने समझौते का उल्लंघन किया। चीन ने अब भारत पर साइबर वॉर शुरू कर दिया है। वो भारत की खुफिया जानकारियों को हथियाना चाहता है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन के इस साजिश का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमला बोला है। भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमले हुए हैं। अभी तक 40,300 साइबर हमले कर चुका है चीन। भारत और चीन के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ जो कि गलवान वाली में चल रहा है, उसी बीच चीन के हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस पर हमला बोल दिया है। हजारों ऐसे अटैक पिछले एक हफ्ते में देखे गए हैं और ये सब चेंगड़ू नाम के प्रोविंस से जनरेट हो रहे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह दावा किया है कि इसके पीछे PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी हो सकती है और खासकर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स के लिए चीन पर भारत काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में चीन के लिए साइबर सेंधमारी मुश्किल नहीं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ या पावर सेक्टर हुआ, चूंकि इनके अंदर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हमारी चाइनीज हार्डवेयर आइटम के ऊपर है, यहाँ पे एक साइबर डिस्ट्रक्शन या साइबर अटैक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारे मोबाइल फोन को अगर छोड़ दिया जाए तो राउटर्स और जो स्विचेस हैं ज़्यादातर सामान जो है चाइना की हुआवी और जेटी जैसी कंपनियां सप्लाई करती हैं। अब आपको दिखाते हैं चीन का एक और झूठ। चीन को अपने फायदे के सिवा कुछ भी नहीं समझ में आता। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है और फिर झूठ बोलता है। जिस वक्त मॉस्को में भारत रूस से हथियारों पर बातचीत कर रहा था, उस समय चीन प्रोपागेंडा रचने में बिजी था। तभी तो झूठे बयान जारी कर दो दोस्तों के बीच रोड़ा बन रहा था। चीन अपील कर रहा था कि रूस भारत को हथियार न बेचे, लेकिन रूस ने उसकी एक ना सुनी। ये तो चीन के झूठ के चंद नमूने हैं। उसकी जितनी पोल खुलेगी उतना ही चीन का बदनुमा चेहरा सामने आता जाएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ
मंजीत सिंह नेगी, आज तक। बाबा रामदेव ने कोरोना के खिलाफ दवा इजाद करने का दावा तो कर दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे फ्रॉड करार देते हुए इसे राजस्थान में बेचने पर पाबंदी लगा दी है। मंत्री रघु शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पतंजलि की दवा आधिकारिक रूप से बिकती हुई पाई गई तो रामदेव के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। अब तक 93,53,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जद में ले चुका है। 4,79,000 की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। ऐसे वक्त में जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा का मंत्र फूंका तो लोग चौंक गए। खुशी भी थी, आखिरकार कोरोना का रामबाण मिल ही गया। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बन गया जिसने बाबा रामदेव की दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है, मजाक बना दिया इन्होंने। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े कर दिए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया, दवा की जांच की बात कही गई है, पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई है। आपकी दवा उसको कुछ करने के लिए हम नहीं कहते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर से वो जाए और लोगों को जल्दी मिले, इसीलिए वो फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए उनको कहा हुआ है। उन्होंने कल पूरी रिपोर्ट भेजी है, आज वो रिपोर्ट हम देखेंगे, टास्क फोर्स को भेज के उसका कंफर्मेशन बाद में उनको दे देंगे। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है। साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी करने की तैयारी चल रही है। इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। ये सच है कि इस महामारी के बीच हर कोई कोरोना के इलाज की आस लगाए बैठा है। महामारी का खौफ अपनी जगह है, लेकिन कोरोनिल को कोरोना के 100% इलाज की दवा के दावे को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जाहिर है सवालों के बीच रामदेव बुरी तरह घिर गए हैं। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। मुंबई में अभी 4500 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 6500 तक करने की बात हो रही है। इसके अलावा मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी, ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत भी होगी। बीएमसी की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सरकार टेस्टिंग बढ़ा रही है। ज्यादा फोकस स्लम इलाकों में होगा। स्लम में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना जरूरी होता है और उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को भी, ताकि उनसे परिवार और आसपास रहने वालों को संक्रमण ना फैले। कोई आदमी सस्पेक्टेड है, उसको ऑन द स्पॉट उसका स्वैब लिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो 1 का 20 इस रेशियो में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको गवर्नमेंट क्वारंटाइन भेजा जाएगा, ताकि उनका संपर्क टूट जाए वायरस से, उनका घर सैनिटाइज हो जाए और 10 दिन के बाद में अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाए। बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे लोगों को तो कह दिया गया कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन करें, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है स्लम्स में, यानी कि पहले एक आदमी अगर पॉजिटिव होता है तो उसके साथ 10 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, वो रेशियो बढ़ता ही गया।
मुंबई में जैसे जैसे केस बढ़े, पहले होटल और बाद में खाली पड़ी बिल्डिंग, हॉस्टल, वर्ली के NSCI डोम जैसे इंडोर स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया। इसके अलावा वुहान की तर्ज पर चंद दिनों में 2000 की क्षमता वाले 2 मेकशिफ्ट अस्पताल भी BKC में बनाए गए। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मरीजों के मिले जुले अनुभव रहे। खाने की क्वालिटी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आई। तो प्रतीक्षा नगर में क्वारंटाइन होने के बाद वहाँ पर मेरी मम्मी, मेरा छोटा बच्चा है 4 साल का, वो सब लोग वहाँ पर थे। शुरुआती के कुछ दिनों में 3-4 दिन वहाँ पर अच्छी तरीके से पानी, बिस्लरी का पानी, 4 टाइम वहाँ पर खाना, मतलब सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को नाश्ता, रात को खाना, ऐसे चल रहा था। पर 4-5 दिन होने के बाद जब पानी खत्म हुआ और वहाँ के मेरी मम्मी और उन्होंने पानी मांगा उन कर्मचारियों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिस्लरी का पानी खत्म हो गया, अब वॉश बेसिन का पानी पीना। खाना ठीक नहीं था, कच्चा आता था, चावल रोटी सब कच्चे आती थी। दूध देते थे शाम को, बट 2 घंटे के बाद वो खराब हो जाता था। हर शाम डॉक्टर आते थे, नीचे बैठे हुए रहते थे, कुछ प्रॉब्लम रहता तो हम लोग को नीचे जाकर उनको बताना रहता था। मुंबई में 2 तरह के क्वारंटीन सेंटर यानी कोविड केयर सेंटर है। पहला कोविड केयर सेंटर 1, इसमें कोरोना के हाई रिस्क संदिग्धों को रखा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना मरीजों के बेहद नजदीकी संपर्क में रहे और उनमें कोरोना का संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। मुंबई में CCC 1 में 47,999 बेड है, इनमें 17,614 बेड घिरे हुए हैं। दूसरी कैटेगरी है कोविड केयर सेंटर 2, जिनमें बिना लक्षण वाले या बहुत हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। CCC 2 में फिलहाल बेड संख्या 24,736 है, इनमें से 2,999 बेड पर फिलहाल मरीज भर्ती हैं। मुंबई में फिलहाल 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 2-3 हफ्ते से मुलुंड, भांडुप, अंधेरी, मलाड, बोरीवली, दहिसर और कांदिवली जैसे इलाकों से कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं। जून के आखिर तक एक और बड़ा क्वारंटीन सेंटर मुंबई में तैयार हो जाएगा। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।